हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं एपीएन एजुकेशन विद अखिलेश कुमार में। जैसा कि दोस्तों आप यहां देख रहे हैं कि आरआरबी आरआरसी ग्रुप डी की एग्ज़ाम की क्लासेस यहां पे चलाई जा रही हैं दोस्तों, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं जीव विज्ञान। दोस्तों अब से मैंने 70 क्वेश्चन आपको पहले करा चुके हैं दोस्तों, उनको अब नहीं देखे होंगे तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। अगर इस चैनल पर अगर पहली बार हैं तो दोस्तों इस चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप अपने दोस्तों को वैसे हंसी मजाक चुटकुले ये सब चीज़ तो भेजते ही रहते हैं दोस्तों। ज्ञान की चीज़ें भी कुछ भेजा करिए तो उन लोगों को और भी अच्छा लगेगा और आपका प्रिपरेशन भी बढ़ेगा। दोस्तों यहाँ हम रेलवे ग्रुप डी, सी टेट और टेट अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण ये आपका सेशन होगा दोस्तों। इन सभी की तैयारी मैं आपको कराता रहता हूँ, ठीक है दोस्तों। संपूर्ण तैयारी यहाँ से आपको मिल जाएगी। चलिए दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले वाले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 71। इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा अगर आपको ये आ रहा है तो। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल के फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है, ये आपको बताना है। नील रहित शैवाल, राइजोबियम स्पीसीज, कवक मूल कवक या एजेटोबैक्टर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है नील रहित शैवाल। तो नील हरित जो शैवाल होते हैं वो एक जीव चावल के फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर करिएगा दोस्तों अगर आपको आ रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 72 है अंतरिक्ष कार्यक्रम। ये दोस्तों एकदम लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए इसे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ऐसे क्वेश्चन एकदम हूबहू छपेंगे दोस्तों, ठीक है। ऑक्सीजन की आपूर्ति, जैसे कह रहा है अंतरिक्ष कार्यक्रम में जो लोग एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो कह रहा है अंतरिक्ष कार्यक्रम में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है। जो एक कोशिकीय शैवाल होता है अंतरिक्ष कार्यक्रम में ले जाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। यूलोथ्रिक्स या स्पाइरोगाइरा, क्लोरेला या आर्डोगोनियम, क्या नाम है दोस्तों उसका बताइएगा। तो दोस्तों उसका नाम है क्लोरेला। क्या नाम है उसका? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरेला उसका नाम है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73, इसका राइट आंसर करिएगा। कह रहा है लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। दोस्तों आपने बहुत बार सुना होगा ये प्रश्न कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, तो उसमें आपको कुछ दूसरा ऑप्शन मिलेगा, लेकिन यही चीज़ यहाँ पे पूछ रहा है कि लाल सागर के लाल होने का कारण क्या है। दोस्तों क्या है ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ है मौसम, शैवाल, कवक, जीवाणु। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, शैवाल ही उसका एक कारण है जो उसके लाल, उसमें लाल तरह के शैवाल जो होते हैं वो लाल कलर के होते हैं, इसलिए वो पूरा सागर ही लाल दिखाई देता है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 74, तो 74 वाला ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप जरूर करिए अगर आपको आता है तो। क्या है ये एगर किससे तैयार किया जाता है। तो जो एगर है वो किससे तैयार किया जाता है, शैवाल से, लाइकेन से, कवक से या ब्रायोफाइटा से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 74 का ए, शैवाल से। किससे? शैवाल से। एगर जो है उससे शैवाल से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 दोस्तों अगर आ रहा है तो इसका आंसर जरूर दीजिए। वनस्पति जगत, ये इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों को ये क्वेश्चन दीजिए पढ़ने के लिए, क्योंकि दोस्तों देखिए हम लोग, आप कहीं से भी डिस्क्रिप्टिव पढ़ लेते हैं तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शनली करेंगे, ऑप्शन से हम लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कहने का मतलब आप तो घर से पढ़े ही हैं, यहाँ पे टेस्ट बस करते रहिए। टेस्ट से क्या होता है कि आपका माइंड खुलता है। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे
कौन से होते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं, तो क्या होता है, एल्गी होते हैं, फंजाई होते हैं, मासेस होते हैं या फर्न होते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फंजाई होते हैं। गैर हरित विषम पोषित, ध्यान रखिएगा, विषम पोषित पौधा होता है फंजाई। चलिए 76, इसका राइट आंसर करिएगा। कवकों की कोशिका भित्ति यानी जो सेल वॉल है किसकी बनी होती है, ये आपसे पूछ रहा है। लिपिड्स की, सेल्यूलोज की, प्रोटीन की या काइटिन व हेमीसेल्यूलोज की। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काइटिन व हेमीसेल्यूलोज की बनी हुई होती है कोशिका भित्ति, किसकी, कवकों की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77, इसका राइट आंसर करिएगा। कवकों द्वारा रिजर्व यानी कि संचित, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में, भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं। कवकों द्वारा संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है, ये आपसे पूछ रहा है। ग्लाइकोजेन के रूप में, तेल कायों के रूप में, स्टार्च के रूप में या अल्कोहल के रूप में। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पक्का ग्रुप डी में या किसी भी एक एग्ज़ाम में छपने वाला ये प्रश्न है। दोस्तों इसको बिल्कुल भी निगलेक्ट मत करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, भले ही इसकी इस वीडियो की स्पीड आप बढ़ा करके देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो 77 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइकोजेन के रूप में संचित होता है। देख लीजिए, ध्यान दीजिए, कवकों में जो भोज्य पदार्थ संचित होता है वो किस रूप में संचित होता है, ग्लाइकोजेन के रूप में। अब आप मुझे बताइए कि जो मानव होते हैं उनके शरीर में जो भोज्य पदार्थ संचित रहते हैं, यानी कि जैसे हम लोगों के जो अंदर संचित रहता है भोज्य पदार्थ, उसे हम लोग ग्लूकोज के रूप में संचित कोशिकाएं की रहती हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 है, सभी कवक सदैव होते हैं। सभी कवक सदैव क्या होते हैं, परजीवी, स्वपोषी, विविधपोषी या मृतजीवी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, विविधपोषी होते हैं। कौन, कवक सदैव कैसे होते हैं, विविधपोषी होते हैं, इसका बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। 79 का आंसर कीजिए आप लोग। कह रहा है माइकोराइजा जो सहजीवी संबंध होता है किससे होता है, माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है शैवाल तथा ब्रायोफाइटा के बीच, कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच, शैवालों तथा जिम्नोस्पर्म की जड़ों के बीच या शैवाल तथा कवकों के बीच। तो जो दोस्तों इसका राइट 79 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, कवकों तथा उच्च पौधों के जड़ों के बीच। ठीक है, यानी जो ऊंचे पौधे होते हैं उनकी जड़ों के बीच, कवकों और उच्च पौधों के जड़ों के बीच जो होता है माइकोराइजा सहजीवी होता है। सहजीवी का मतलब समझ रहे हैं कि जो दूसरे पर आधारित हो। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 यानी कि 80 वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि वृक्षों की छालों यानी बाक्स पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, कोर्टिकोल्स कहा जाता है, जूफिलस कहा जाता है या साक्सिकोल्स कहा जाता है या क्रोप्रोफिल्स कहा जाता है। इसका आंसर आप ज़रूर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों 80 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, कार्टिकोल्स। किसका, वृक्ष की छालों पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं, तो कार्टिकोल्स कहते हैं। ये बहुत ध्यान रखिएगा, ये भी एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एकदम स्टार लगा के हम लोग को जो भी लिख रहे हैं दोस्तों, या जितने भी मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं आपकी ग्रुप डी, टेट, सी टेट में विज्ञान के जो प्रश्न आने वाले हैं सुपर टेट में, उसके लिए दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, बिल्कुल भी स्किप इसे मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 81, इसका आंसर आप ज़रूर दीजिए दोस्तों अगर आपको आ रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। जो गोबर पर उगने वाले कवक हैं वो क्या कहलाते हैं। तो ये क्या पूछ रहा है, ऑप्शन में क्या दे रहा है, देखिए ज़रा।
साक्सिकोलस या टेरिकोल्स या कोर्टिकोल्स या कोप्रोफिलस। तो दोस्तों गोबर पर जो उगने वाले कवक होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोप्रोफिलस। क्या उसे बोलते हैं? गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? कोप्रोफिलस कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है ये आपसे पूछ रहा है, जिसके कारण पत्तियां हरी होती हैं। दोस्तों ऑप्शन ए है शैवाल, ब्रायोफाइट्स या टेरिडोफाइट्स या कवक। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 82 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है डी, कवक। यानी कि क्लोरोफिल में, कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर यही है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 83 वाले नंबर वे क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि आलू का लेट बाइट उत्पन्न होता है किसके? एल्बुयुगो कैंडिडा द्वारा या फ्यूजेरियम मोनिलीफार्म द्वारा या फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस द्वारा या अल्टुरनिया सोलेनियानाई द्वारा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है 83 का वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस द्वारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर अगर आ रहा है आपको तो इसका आंसर जरूर दीजिए। कह रहा है डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला जो कवक है उसे क्या कहा जाता है? तो जो 84 का राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, सैक्रोमाइसिन सेरेविसी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85। तो क्वेश्चन नंबर 85 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो पहले बताऊंगा, लेकिन पहले आप बताइए कि पेनिसिलियम है जो वो क्या है? पेनिसिलिन जो होता है ना, तो पेनिसिलियम क्या है? विषाणु है, शैवाल है, कवक है या जीवाणु है? तो दोस्तों बहुत से लोग पढ़ रहे हैं इसमें तो सभी जानते हैं कि शैवालों के बारे में लगभग पूछ रहा है, तो दोस्तों इसका आंसर गलत हो जाएगा, लेकिन इसका आंसर जो सही होगा वो कवक है। तो जो पेनिसिलियम है वो क्या है? एक कवक है। नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था पेनिसिलिन की खोज। बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87। तो कह रहा है आर्गेट प्राप्त होता है किससे? राइजोबियम से, क्लेविसेप्स से या फाइटोमोनास से या एल्बुगो से? दोस्तों तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है 87 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, क्लेविसेप्स से। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88। तो क्वेश्चन नंबर 88 का आप आंसर जरूर करिएगा। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है ये आपसे पूछ रहा है। तो पेनिसिलियम एक्सपेंसम द्वारा या पेनिसिलियम क्राइजोनेम द्वारा या पेनिसिलियम नोटेटम द्वारा या पेनिसिलियम क्लेविफार्म द्वारा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 88 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों थोड़ा सा इसमें लेने में दिक्कत हो जा रही है ना, इसीलिए तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज पेन चलने में थोड़ी दिक्कत कर रही है, पता नहीं इसमें ऐसा क्या हो गया है। अब नई पेन मुझे लेना है। अगर मैं जाता हूँ मार्केट तो एक नई पेन लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों ये तो पेन आपके लिए जानते ही हैं कि ये स्मार्ट पेन होती है, ये मिलती है लेकिन थोड़ी कॉस्टली आती है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है जब गेहूं के गुथे हुए आटे। दोस्तों इसका आंसर आप जरूर करिए अगर आपको आ रहा है। तो कह रहा है कि जब गेहूं में गुथे हुए आटे में यीस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती हैं तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है, क्योंकि
दोस्तों इसका मतलब आप समझ रहे हैं। दोस्तों जब हम लोग डबल रोटी का निर्माण करते हैं तो उसके लिए हमको गेहूं के आटे की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जब उसमें यीस्ट मिलाते हैं तो कोशिकाएं, जब यीस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती हैं तो डबल रोटी के छिद्र युक्त उसमें हो जाता है। देखिए ना, डबल रोटी को जब तोड़ते हैं तो उसमें छिद्र युक्त जो हो जाता है, तो उसी को आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होने वाला है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है, यानी 89 का जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर द 89 क्वेश्चन। दोस्तों थोड़ी मोड़ी इंग्लिश आती है, उतनी ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती है। तो चलिए बढ़ते हैं या अब अपने लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा एकदम अंतिम क्वेश्चन और सबसे झकास क्वेश्चन यही है दोस्तों। तो दोस्तों यीस्ट में कायिक जनन होता है किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर यही है। तब तक मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रवाद।